हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप केमिस्ट्री का क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम चालू कर रहे हैं बच्चों कैथोड रे से। इंट्रोडक्शन तो हो चुका था डाल्टन का। डाल्टन ने हमको बता दिया था कि देखो ये एक एटम है। ठीक है, अब ये क्लियर था कि एटम को जो है और डिविजिबल नहीं है। एटम इज द लास्ट पार्ट। क्या बोला डाल्टन ने बोला कि ये लास्ट पार्टिकल है। बट कुछ समय के बाद पता चलता है कि लास्ट पार्टिकल नहीं है। ये जो एटम है ये और कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनकी सर्च की गई बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इसको देखा गया कि एटम से भी और भी कुछ चीजें हैं जो एटम के अंदर ही एटम की क्वालिटीज और एटम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही है, तो और आगे हमारी सर्चिंग बढ़ने लगी। जब सर्चिंग साइंटिस्ट लोगों ने बढ़ाने लगे तो सबसे पहले आया बच्चों क्रुक। कौन आए? क्रुक। क्रुक ने क्या किया? क्रुक का मैं नाम ले रही हूं बच्चों इस एटम के सर्च में, इस कैथोड रेस के सर्च में। ठीक है, कैथोड रेस हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। क्रुक क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक ग्लास का ट्यूब तैयार किया। ग्लास का ट्यूब कैसा था बच्चों? लाइक दिस, ऐसा था। ठीक है, ग्लास के ट्यूब में उन्होंने दो साइड में दो इलेक्ट्रोड रखे। लुक एट हियर, यहाँ पे उन्होंने दो साइड में दो इलेक्ट्रोड रख दिए और उसको नॉर्मली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड किया एक इंडक्शन से। इंडक्शन कहने का मतलब होता है बहुत नॉर्मल टेम्परेचर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। नॉर्मल जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर कैसा था? नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड किया। गैस भी वहाँ अवेलेबल थी, वहाँ सारी चीजें अवेलेबल थी उस एपरेटस के अंदर। व्हाट इज दैट एपरेटस? कैनाल ट्यूब। ठीक है। नोटिस करते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? क्रुक को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अब क्रुक क्या करते हैं? यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा देते हैं। देखिए, क्रुक ने फर्स्ट स्टेप क्या किया? वोल्टेज बढ़ा दिया। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया और चेक किया। चेक करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। अब वो क्या करते? धीरे धीरे यहाँ पर एक प्रेशर पंप लगाते हैं और हवा वहां से निकालना चालू कर देते, यानी कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स द वैक्यूम। वो यहाँ से धीरे धीरे सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाहर निकालना चालू कर देते। वो प्रेशर निकाल रहे हैं बच्चों वहां से। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसको वो कम कर रहे हैं, यानी कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने का मीनिंग्स क्या है? वो वहां पे गैस के पार्टिकल्स को कम कर रहे हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर उनको कुछ भी चीजें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर भी नहीं मिल रही है। टेम्परेचर बढ़ाने के समय पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे जो नेचुरल बहुत सारी गैसेस थी, नेचुरल गैसेस थी, बहुत सारी गैसेस थी। और गैस क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प नहीं कर रही थी उस समय पे। ठीक है, कब? जब यहाँ पर वो अवेलेबल थी और उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया, वैक्यूम की तरफ बढ़ना चालू किया। और उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम किया बच्चों? उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कम किया 10⁻⁻², 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg इज मर्क्यूरी, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। ये इसको हम हमारे आज के इंस्ट्रूमेंट्स में बीपी मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? ये जो चीज है ना, इसको हम आज भी इसको हम यूज कर रहे हैं बीपी को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए, उन्होंने प्रेशर कम कर लिया। प्रेशर कम करने के बाद वो देखना चालू करते हैं कि यहां से प्रेशर कम करते ही देखते हैं कि यहां से कुछ ऐसी रेस जो है, कहां से बच्चों? कैथोड से। कैथोड से, दिस इज माइनस। कैथोड से ये रेस चल के एनोड की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। क्लियर? उन्होंने तुरंत ही नोटिस किया और क्या बताया कि fitted a glass and noticed that light is emitted by radiation of gas। यहाँ पर जो गैस थी उससे लाइट रेडिएशन हो रहा था। अब बताइए वो कौन सी गैस थी? उन्होंने नेचुरल सारी गैसेस को निकाल ली,
उन्होंने नेचुरली सारी गैसेस को निकाल ली और पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ गैस डाला, सिंगल टाइप ऑफ। ये सिंगल टाइप ऑफ जो गैस था वो उसके जो पार्टिकल्स थे वो टुवर्ड्स एनोड चल के आ रहे थे। जैसे ये कैथोड को एनोड की तरफ चल के आते हुए देखा, उन्होंने तुरंत ही नाम दे दिया, दे आर नोन एज कैथोड रेज। क्लियर? जैसे उन्होंने कैथोड से एनोड की तरफ चल के आते हुए देखा, उन्होंने उसका नाम दे दिया कैथोड रेज। क्लियर है? वहां से कैथोड रेज आया। आइए हम इसको प्रैक्टिकल को एक शॉर्ट लाइन में रीड करते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिकली ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। एक इलेक्ट्रिकली ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिकली ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, नोन एज कैनाल ट्यूब। इसका नाम रख दिया कैनाल ट्यूब। अब यहां से बच्चों एक एयर प्रेशर लगा के इसे एयर वैक्यूम किया गया। कैनाल ट्यूब इज इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप and taken pressure equal to 10 raised to power minus 2 10 raised to power minus 3 mm of Hg। और यहाँ से उसने इतने प्रेशर को डेवलप कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, और देखते हैं, थोड़ी देर बाद नहीं बच्चों, इन्होंने पहले ही प्रोवाइड किया है, हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड किए हैं, और देखते हैं कि यहाँ से एक लाइट की रेस एमिट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक के हमने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, वो इस प्रेशर को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। जैसे प्रेशर को कम करते हैं ना, तो ये जो लाइट का जो कलर है, जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड था, कलर क्या रहेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड रहेगा। तो ये जो लाइट का जो कलर था ना बच्चों, वो यहाँ पे फेंट हो जाता है। कब फेंट हो जाता है? जब वो प्रेशर को और थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फिर वो फिर से बोलते हैं, ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर अप टू 10 raised to power minus 4 mm of Hg द कलर ऑफ गैस बिकेम फेंट। और यहाँ पे वो बताते हैं कि कलर जो है इसकी फेंट हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को बताने वाली हूँ कि ये एनोड रेस में कैसे हेल्प करेगी, ये हमको कैनाल रेस में कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि ये कलरलेस हो गई है बच्चों। ठीक है, और जैसे हम यहाँ से कैनाल रेस को सर्च करना, ये जो रेस जा रही है तो कलरलेस है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कैनाल रेस को कैसे सर्च कर रहे हैं, हम कैनाल रेस को 10 raised to power minus 4 में सर्च करने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको 10 raised to power minus 4 में सर्च करने जाते हैं, तो यहाँ से जो एनोड से निकलती है वो हमको थोड़ी थोड़ी कलरफुल दिखनी चालू होती है, जिसको कैनाल रेस नाम दिया गया। हम इसको थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रेशर को याद रखिए। चलिए, अब उन्होंने कंक्लूजन दिया, कैथोड रेस आर some radiation is organized from cathode electrodes, they are named as cathode rays। Canal rays are anode to cathode and cathode rays are from cathode to anode। There are two different gases। इस वक्त हम एनोड गैस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैनाल गैस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैथोड गैस का प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। ये रहा कैथोड गैस का कैथोड रेस का प्रैक्टिकल। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिया। आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज चालू करते हैं। देखो बच्चों, फिर से एक बार बोल रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी नहीं मिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया, हमको कैथोड रेस मिली, जिसे किसने सर्च किया, जिसे क्रुक ने सर्च किया। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, क्रुक ने जैसे ही कैनाल रेस बताया, थॉमसन भी थोड़ी सी अपनी थ्योरी लेके यहाँ आ जाते हैं। और अब यहाँ तक कि क्रुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, पर क्रुक के साथ अब थॉमसन जुड़ जाते हैं, और थॉमसन कैथोड रेस दोनों ही मिलके कैथोड रेस की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। दोनों साइंटिस्ट ने जो प्रॉपर्टीज दिए उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे कैथोड रेस करते हैं। जैसे ही क्रुक कैथोड रेस बताते हैं, थॉमसन अपनी कुछ प्रैक्टिकल्स लेके आते हैं, साथ में क्रुक भी बहुत सारी चीजों को सर्च कर रहे हैं, दोनों ही मिलके सर्च करते हैं, और थॉमसन को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती कि थॉमसन तुरंत ही 1897 में बोल देते हैं कि भाई ये जो पार्टिकल्स है इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंट्स देखा है ना। चलो, कैथोड रेस आर कम आउट एट 90 डिग्री। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा कैनाल ट्यूब है। ठीक है,
कैनोल ट्यूब में से ये जो कैथोड रेस है ये बच्चों प्रॉपरली 90 डिग्री ही बना के एनोड रेस की तरफ जा रही है। क्लियर? ठीक, क्या कह रहे हैं? कैथोड रेस 90 डिग्री बना के एनोड रेस की तरफ जा रहे हैं। मान लो आपने एनोड रेस की पोजीशन चेंज कर दी, हमने एनोड रेस को पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ एनोड रेस को कर दिया और ये इस हालत में थी कैथोड रेस। तो हमको पहला पॉइंट ये कहता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कि कैथोड रेस अगर मान लो ऐसी है, कैथोड ना, कैथोड ऐसी है तो ये जो रेस जाएगी वो ऐसी जाएगी। क्लियर? अगर मान लो कैथोड ऐसी है तो ये जो रेस जाएगी वो ऐसी जाएगी। कह रहे हैं कि कैथोड रेस जो बेसिक कैथोड है उससे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बनाती हुई स्ट्रेट लाइन में आगे जाती है। एनोड के पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। हाँ, टूवर्ड्स एनोड जा रही है बच्चों, दैट्स ट्रू कि जहाँ पे एनोड है जा तो वहीं पे रही है, लेकिन एनोड की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने कैथोड ऐसा रखा है और एनोड सपोज ऐसा है तो कैथोड से जो रेस है वो ऐसे ट्विस्ट होके नहीं जाएगी, ऐसे ट्विस्ट होके नहीं जाएगी, वो हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। Cathode rays are come out of 90 degree or perpendicular to the surface of cathode. Cathode के surface से 90 डिग्री बनाती हुई आगे जाएगी। In the direction rays do not depend upon the position of anode. और इसकी जो डायरेक्शन है वो एनोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हम बोल सकते हैं it moves along a straight line like light. ये लाइट के जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है। आइए इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं कैनाल ट्यूब में। क्या होता है कैनोल ट्यूब में, जहां से हमारी कैथोड रेस जा रही थी, यहां से कैथोड रेस जा रही थी, यहां पर हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, तो सेम टू सेम ओपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर शैडो बन जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज शैडो। सेम टू सेम ओपेक ऑब्जेक्ट का वहां पे शैडो बन जाता है। इससे पता चलता है कि कैथोड रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में अपने कैथोड से 90 डिग्री बनाते हुए आगे जाती है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमको कैसे पता चलेगा कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल? लुक एट हियर। अगर हमने कैथोड रेस के रास्ते में एक फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? रबिंग करने की वजह से जो फ्रिक्शन आता है ना, वो फ्रिक्शन नहीं चाहिए। हाँ, यानी वहां पे कोई भी फोर्स अभी नहीं है। क्लियर? फ्रिक्शन आया मीन्स फोर्स है, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं है। तो एक फ्रिक्शनलेस हम पैडल को यहाँ पे रख दिए। जैसे ही फ्रिक्शनलेस पैडल को रखे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हुई तो ये जो पैडल था वो लाइक दिस ऐसा गोल गोल घूमने लग गया। क्लियर? जैसे ये गोल गोल घूमने लग गया, इट मीन्स ये बोला गया कि ये जो रेस है ना, इसमें कुछ पार्टिकल्स है। क्या बोल रहे हैं? रेस में कुछ पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जाके उस पैडल को घुमा रहे हैं, मोमेंट्स दे रहे हैं। कुल मिला के उस पैडल को मोमेंट्स देख रहे हैं। देखो, इस पे 3 प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। फिर से एक बार, ये जो पैडल अपनी जगह पर है और ये फ्रिक्शनलेस पैडल है और यहाँ से जो रेस आ रही है, ये जब रेस आती तो ये अपनी जगह से मूवमेंट करना चालू कर देता है। अब बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स कब करता है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स खोज। चलिए, हाँ, सपोज यहाँ पर एक बॉल पड़ा बच्चों, जब तक आप इसको किक नहीं मारेंगे क्या ये बॉल फेंकाएगा? नहीं फेंकाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कब नहीं करता है? जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। अगर वहां पर फोर्स अप्लाइड हुआ है तो कौन आ गया बच्चों? वहां पर आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या रखता था? ऑब्जेक्ट रखता था मास। और यहाँ पर हमारा एक इंट्रोडक्शन आ जाता है, दैट इज नोन एज मोमेंटम। यानी कि ये जो पार्टिकल्स था जिसने पैडल को हिलाया, पार्टिकल्स जिसने पैडल को हिलाया, पैडल हिला इट मीन्स मोशन आया, पैडल हिला इट मीन्स फोर्स आया, फोर्स और मोशन आ गए इट मीन्स वहां पे टाइम लगा इट मीन्स वहां पे मोमेंटम आ गया। मोमेंटम आ गया तो हमारा एक प्रॉपर्टी और बन गया कि कैथोड रेस हैव मोमेंटम। मोमेंटम आ गया, थोड़ी सी एनर्जी यूज हुई या थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई, जो हुआ एनर्जी के साथ हुआ। ठीक है, एनर्जी या तो रिलीज हुई या तो एनर्जी रियूज हुई। जैसे यहां से एनर्जी रिलीज होती है, हमको एक पॉइंट और मिल गया, कैथोड रेस रिलीज एनर्जी है, दे आर एनर्जेटिक रेस।
क्या बोलेंगे? कैथोड रेस में एक एनर्जी होती है, कैथोड रेस में मोमेंटम होता है, और क्योंकि ये वाला पैडल घूमना चालू कर दिया, इट मीन्स यहां पर वर्क भी हो गया। अगर यहां पर वर्क हो गया बच्चों, तो नेचुरली अगर मैं यहां पर फोटो प्लेट रख दूं, मैं यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट रख दूं, तो ये जो रेज आ रही थी ना इस फोटोग्राफिक प्लेट को, क्योंकि वर्क हो रहा है, उसको हीट करेगी, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगी। इट मीन्स वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होगा। एक पार्टिकल के मोमेंट से कितनी सारी प्रॉपर्टीज निकली है ये नोटिस करिए। क्लियर? हमारा यहां तक कि ये पॉइंट हो गया। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई गैस को हमने अभी प्रीवियस प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा कि जब टेम्परेचर 10⁻³ तक की किया, तब यहाँ से और मान लो हमने एक कलरफुल गैस रखा है, हमने जिंक रखा है, मान लो यहाँ पे जिंक सल्फाइड रख दिया, तो यहाँ से एक कलरफुल गैस निकलेगी, ग्रीनिश जैसी गैस निकलेगी। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये जैसे ही एनोड को पार होती है, और एनोड को इस समय पे हम परफोरेटेड एनोड रखते हैं, हमने परफोरेटेड एनोड रख दिया, ये हमारा कैथोड था। यहाँ पर हमको कैनाल ट्यूब में कलरफुल गैस का शेड दिखता है, ग्लो दिखता है। इट मीन्स कैथोड रेस प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। लुक एट हियर, दिस इज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, और ये परफोरेटेड एनोड से पार होके गई। ये हमने पैडल का प्रैक्टिकल बताया बच्चों। आइए हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू दिस, ये रहा हमारे पास में प्रैक्टिकल, ठीक। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए डिफरेंट वाले, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया ना बच्चों, तो ये जो रेज जा रही थी सीधी वाली, ये क्या होती, थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। नेचुरली एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाती है। इससे पता चल जाता है कि दे पार्टिकल्स कैरिड चार्ज। क्लियर? पार्टिकल्स में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इट मीन सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, इलेक्ट्रोड को हटा दिया, और हमने यहाँ पर अप्लाइड कर दिया बच्चों मैग्नेट अप्लाइड कर दिया, ठीक है। जैसे हमने मैग्नेट अप्लाइड किया, हमने वापस से देखा कि सीधे रास्ते पे जाते जाते वापस से डिफ्लेक्ट हो रही है या अपनी जगह छोड़ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में भी पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ रहे हैं। चलिए, इसको होने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो गैस भरी गई है, ये गैस क्या करती है बच्चों? गैस जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। गैस क्या होती है? आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है। कब? जब हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया। कब? जैसे हमने इसको पोटेंशियल दिया, ये गैस में आयनाइजेशन चालू हो गया। किससे आयनाइजेशन चालू हुआ? सीधी सी बात है, कैथोड पढ़ रहे हैं। कैथोड रेस ने क्या किया? अंदर में जो गैस थी उसको आयोनाइज किया। कब? जब हमने उसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया। क्लियर? यानी कि क्या बोल रहा है, यहाँ के 3 पॉइंट्स को नोटिस देखिए। क्या बोल रहा है? पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे पार्टिकल है भाई, पार्टिकल है। क्लियर? पार्टिकल अपना फंक्शन कर रहा है, पार्टिकल में मोमेंट आ गया, पार्टिकल में वर्क हो रहा है, पार्टिकल में एनर्जी है। अब उसके बाद थोड़ा सा हटता है और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट देता है, या फिर उसको पोटेंशियल देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या मैग्नेट देते हैं या पोटेंशियल देते हैं, हमको पता चल जाता है कि जो पार्टिकल है ना, ये चार्ज कैरिड कर रहे हैं, और कुछ ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमको पॉजिटिव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा। दैट मीन्स दे कैरिड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब जैसे ये दे कैरिड नेगेटिव चार्ज हमने बोला, थॉमसन जी आते हैं और 1897 में, यहां तक तो ग्रुप के साथ तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप थॉमसन बोल देते हैं 1897 में कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को बेस मानते हैं वो, और वहां पर इस कैथोड रेस का चार्ज अपॉन मास थॉमसन फाइंड करके देते हैं। चार्ज अपॉन मास यानी हमने ये जो पार्टिकल लिए है ना, इस पार्टिकल पे कितना चार्ज है, इस पार्टिकल पे कितना चार्ज है, और ये पार्टिकल कितने मास का है।
कितने वजन का ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास फाइंड करते हैं और उस पर कितना चार्ज है थॉमसन बताते हैं। और बच्चों ये बहुत काम का पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन, मार्कर लगा दीजिए जब आप इसको ऐसी चीजों को लिखते हैं तो हाईलाइटर, सॉरी मार्कर नहीं हाईलाइटर लगा दीजिए, ठीक है। और वो वहां पे चार्ज अपॉन मास बताते हैं और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेस। क्या बोलते हैं बताइए, स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेस। और उसकी वैल्यू देते हैं -1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये आज की डेट में था, मगर जब थॉमसन ने दिया था तो उसे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दिया था, जिसको आज की डेट में हमने केजी, कूलम अपॉन केजी में कन्वर्ट कर लिया। और थॉमसन ने 1897 में बोल दिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इलेक्ट्रॉन। हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अभी प्रैक्टिकल में देखें तो सारे हमारे चार्ज तो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। इससे क्या पता चल रहा था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेस, ये जो कैथोड रेस जा रही है, ये जिस चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ रखी है उसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्या हुआ, कैथोड रे जो अपने साथ ही माइनस नेगेटिव पार्ट लेके जा रही है उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। बच्चों मैंने वहां पे आपको सारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बताई है, इलेक्ट्रॉन डिस्कस नहीं किया। कैथोड रेस एक पार्टिकल्स लेके चल रहा है, हमने वो डिस्कस किया। अब हम ये करें वो पार्टिकल क्या है, वो उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन की सर्च हो गई इसी समय में थॉमसन ने क्या दे दिया था हमको, थॉमसन ने दे दिया था हमको चार्ज अपॉन मास की वैल्यू। क्या थी चार्ज अपॉन मास की वैल्यू? 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 दिस इज कूलम अपॉन केजी, ठीक है। ये हमको थॉमसन दे चुका था। उसी समय पे मिलिकन आते हैं और मिलिकन क्या करते हैं बच्चों, एक प्रैक्टिकल करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप रख से देखना चालू किया और यहाँ पर से उन्होंने कुछ ऑयल के वेपर्स और गैसेस भेजे। यहाँ से ऑयल के ड्रॉपलेट्स आए जिसमें से एटम्स निकले, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ये ऑयल था ना, ऑयल से एटम्स निकले। यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स रखा उन्होंने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये जो एटम्स थे ये नीचे आते हैं, इसके पास में एटम्स के पास में आते हैं और वो यहाँ से सर्च करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मिलिकन ने कैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज है ये बताया। इस समय पे क्या होता है, यहाँ पर दो फोर्सेस लगते हैं। कौन से दो फोर्सेस लगते हैं उन्होंने नोटिस किया। पहला लगता है ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक और एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस एटम्स को ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिरने नहीं देता है। क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण इसको गिरने नहीं देता। इस कंडीशन में इसमें जितने भी चार्ज है उसको वो कैलकुलेट करते हैं, बार बार डिफरेंट गैसेस डालते हैं और ये जो ऑयल्स डालते हैं और डिफरेंट उसके बाद में वो उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे जब वो कैलकुलेट किए तो उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में चार्ज बता दिया। बताइए इलेक्ट्रॉन में उन्होंने चार्ज कितना बताया था, 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻90। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे फॉर्म में नहीं दी थी बच्चों, उन्होंने सारी फॉर्म में दी थी। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के फॉर्म में फाइंड किया था, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जब मिल गई तो बहुत आसान था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया जाए कि इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है। शुरुआत में कोशिश की गई हाइड्रोजन से कंपेयर करने की, इससे कंपेयर करने की, उससे कंपेयर करने की, लेकिन फाइनली जैसे ही हमको चार्ज मिल गया और जैसे ही हमको चार्ज अपॉन मास मिल गया, चार्ज अपॉन मास को क्या नाम दिया था, स्पेसिफिक चार्ज नाम दिया गया था। इसे किसने ढूंढ के निकाला था, इसे थॉमसन ने बताया। और चार्ज को किसने बताया था बच्चों, चार्ज को मिलिकन ने ढूंढ के निकाला। जैसे हमको ये दोनों चीजें मिल गए, इमीडिएटली इनको रख के फॉर्मूला में रख के हमने फाइंड किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। तुरंत ही यहाँ पर उसकी थ्योरी में रखा गया, दिस इज नोन एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये था बच्चों हमारा स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज ऑफ मास। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।
मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक सारे नोट्स इसके फॉर्म में तैयार किए। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ बोलूँगी बच्चों कि हम सारे एटॉमिक थ्योरी से एक साथ पढ़ेंगे। अब हम चालू कर रहे हैं कैसे कैनल रेस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन कैसे सर्च हुआ, गोल्डस्टीन की हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, साथ में हम न्यूट्रॉन्स का सर्च पढ़ेंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे बच्चों एटॉमिक थ्योरी। बट एटॉमिक थ्योरी को भी चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एटॉमिक मास और आइसोटॉप्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। और एक साथ फिर हम सारे एटॉमिक थ्योरीज को कंपेयर करते हुए जाएंगे। हम इसमें थॉमसन की, रदरफोर्ड की, मैक्सवेल की, बोर मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं गोल्डस्टीन का प्रोटॉन। प्रोटॉन है कैनाल रेस। हम शुरू कर रहे हैं इस वक्त प्रोटॉन एंड कैनाल रेस। देखो बच्चों, जो सेम प्रैक्टिकल क्रूक ने किया था और थॉमसन ने उसे आगे बढ़ाया था, उसी प्रैक्टिकल को गोल्डस्टीन ने आगे बढ़ाया। गोल्डस्टीन हमने क्या देखा था कि यहां से प्रेशर को कम करके किया गया था 10⁻³ mm ऑफ Hg, ठीक है। अब गोल्डस्टीन क्या करते हैं, और हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि यहां से जो कैथोड रेस जा रही है, लुक ये जो कैथोड रेस जा रही है, जब हम इसको 10⁻⁴ कर देते हैं ना, तो क्या होता है, कैथोड रेस जो है वो कलरलेस हो जाती है, जो अपना ग्लो है वो खत्म कर देती है। उस कंडीशन में जब 10⁻⁴ रेस था, तब गोल्डस्टीन क्या नोटिस करते हैं कि अगर मान लो गैस की क्वालिटी दूसरी डाली गई, तो वही जो कलर्स है वो थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में दिखते। और सेकेंड थिंग गोल्डस्टीन क्या नोटिस करते हैं कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो नेचुरली बैलेंस करने के लिए वहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, देन वो इस पॉजिटिव चार्ज को सर्च करना चालू कर देते हैं, ठीक। तो कंसिडर ए फैक्ट दैट मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। गोल्डस्टीन का थीम क्या था कि नेगेटिव चार्ज ढूंढ लिया है, अब हमको पॉजिटिव चार्ज तो ढूंढना ही, क्योंकि किसी भी चीज को नेचुरली बैलेंस करना है। जब वो इसको ढूंढने जाते तो वो क्या करते बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इसको परफोरेटेड कर देते हैं, लुक एट हियर। वो इसको थोड़ी सी किसको, कैथोड को परफोरेटेड कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिकली इसमें चार्ज भेज देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हेन डिक्रीजिंग मोर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया और वो नोटिस करते हैं कि ए ग्लो बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड एट द सेम टाइम। यहां से जो रेस जा रही है वो इस परफोरेटेड कैथोड के पीछे में हल्की सी कुछ डिफरेंट ग्लो लाइट कर रही है। देखो ये तो श्योर है कि यहाँ से कलरफुल लाइट जा रही थी कैथोड से। अब ये क्या हो गया, 10⁻⁴ प्रेशर करने पर या -4 प्रेशर करने पर यहाँ पर ये कलर खो देती है, यानी कि कैथोड रेस जो कलर खो चुकी है। तो अब ये वापस से कैथोड के पीछे, इस इलेक्ट्रोड के पीछे वापस से थोड़ा सा हल्का सा कलर दिखा जो इस परफोरेटेड पोर से बाहर निकला था। तुरंत ही उन्होंने नोटिस किया और उसका नाम दे दिया प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब बात आती चार्ज पार्टिकल्स की। जैसे सेम प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के अप्रोक्सीमेट सारी प्रॉपर्टीज जो थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल्स की लगभग सेम थी, सिर्फ चार्जेस को छोड़ के, मास को छोड़ के। क्लियर। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने कोई एक मेटल रख दिया तो वो शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें की प्रॉपर्टीज लगभग दोनों की सेम थी, ठीक। यहाँ पर तो हमने देख लिया बच्चों कि ये सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी और उन्होंने इसका नाम रख दिया कैनाल रेस। अब ये जो रेस जा रही थी ना बच्चों, तो कैनाल रख दिया। यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया, नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों वो एनोड की तरफ जा रहा है। उसी समय पे कहना क्या चाह रहा है, अगर कहीं पे कोई गैस है तो उसमें दोनों भी चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जा रहा था कैथोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज जो था वो जा रहा था एनोड की तरफ। अब उन्होंने क्या किया, जो वेन थे, वेन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और वो जो वेन नाम के साइंटिस्ट है, इस पॉजिटिव का में कितना चार्ज है,
कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसको फाइंड करते। जैसी सीधी सी बात है, अगर चार्ज मिल गया है तो हम क्या करेंगे बच्चों, चार्ज अपॉन मास रख के सबसे पहले हम उस प्रोटॉन का मास फाइंड करेंगे। उन्होंने द स्पेसिफिक चार्ज को देखकर फाइंड किया और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर प्रोटॉन का मास फाइंड किया। अब सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है कि हम इसमें जो गैस डाल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हमने कोई एक गैस डाल दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई एक गैस डाल दिया, तो ये नेगेटिव तो उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये जो पॉजिटिव है ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में डिफरेंस क्या आया बताइए? दोनों में डिफरेंस ये आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हमको ये कैसे पता चला? जब E अपॉन M फाइंड करने गए ना बच्चों, तो इसे फाइंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई, और उस कंडीशन में सबसे लाइटेस्ट गैस कौन था? लाइटेस्ट गैस था उस समय हाइड्रोजन। तो उसे हाइड्रोजन में फाइंड किया गया और उसकी फिर वैल्यू रख के यहाँ पर उसे मास पाएगा। हमको इतना ज़्यादा उसको डीप में पढ़ना जरूरी नहीं है, हम उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं निकालेंगे। हमारे काम का चीज़ है प्रोटॉन का मास देखना, प्रोटॉन के चार्ज देखना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना, इलेक्ट्रॉन का मास देखना, और साथ में क्या हमारी इंपॉर्टेंस है? कैनाल रेस की क्या इंपॉर्टेंस है? साथ में क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है बच्चों कैनाल रेस की प्रॉपर्टी और वहां पर कैथोड रेस की प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कैनाल रेस का प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। नहीं, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कैनाल रेस की प्रॉपर्टी करते हैं। आइए, ये जो कैनाल रेस और कैथोड रेस है, दोनों भी क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन का काम करते हैं। हमने देख लिया, एक जन एक चार्ज लेके चल रहा है, दूसरा जन दूसरा चार्ज लेके चल रहा है, ठीक है। सेम टू सेम सारी प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने बताई कि स्ट्रेट लाइन में मोमेंट्स होता है, नेचुरली है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ गया तो ऑब्स्टिकल्स में मोमेंट्स मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे हमको मिल गया बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ कैनल्स डिपेंड अपॉन द गैस। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चों ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा था, और मोमेंटम और एनर्जी भी इसके साथ रहेगी, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो हमने जितना इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके आसपास हमने प्रोटॉन की प्रॉपर्टी पढ़ी, बट यहाँ पे कुछ चीजें और नोटिसेबल थी कि जितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स करता है, प्रोटॉन उतनी स्पीड से मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स थोड़ी सी स्पीड वाली रहती है। सेम टू सेम अगर उसकी मूवमेंट्स स्पीड है तो उसका क्या क्या रहेगा? मोमेंटम जो रहेगा कंपैरेटिवली एनोड में कम रहेगा, प्रोटॉन में कंपैरेटिवली प्रोटॉन में कम रहेगा, इलेक्ट्रोड में ज़्यादा रहेगा। और अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन। ओके, चलिए, न्यूट्रॉन हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? रदरफोर्ड जब प्रैक्टिकल करते हैं और बम्बार्डिंग करते हैं, है ना, मेटल पे बम्बार्डिंग करते हैं अल्फा पार्टिकल से, बहुत स्पीड से बम्बार्डिंग करते हैं, तो उनको यहाँ से कुछ रेस जो है वो वापस जाती हुई मिलती है, यानी वो किसी चीज से टकराई है और वापस चली गई। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे न्यूक्लियस सर्च कर लिया एटम में। क्या किया? एटम में उन्होंने न्यूक्लियस को सर्च कर लिया। जब उन्होंने न्यूक्लियस को सर्च कर लिया तो उनको एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और समथिंग कुछ न्यूट्रल है, बट वो उस न्यूट्रल चीज को सर्च नहीं कर पाए। न्यूट्रल चीज को सर्च किया, न्यूट्रल सब पार्टिकल्स को सर्च किसने किया? उसको सर्च किया था चैडविक ने। किसने सर्च किया? चैडविक ने। लेकिन प्रैक्टिकल किसने शुरुआत की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। आइए हम आगे पढ़ रहे हैं ना। अब क्या होता है कि किसी भी टू एक्सप्लेन द मास ऑफ एटम, रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड दैट थर्ड पार्टिकल विच शुड बी न्यूट्रल। यहाँ पे रदरफोर्ड सोचते हैं कि एक न्यूट्रल पार्टिकल तो है, बट वो उसको आगे सर्च करते। उस समय पे चैडविक ने सेम प्रोसेस को बी और बीई रेस के साथ में खोज कर ली, उसे सर्च कर लिया। किसने बच्चों? चैडविक ने। चैडविक ने क्या बताया कि प्रोटॉन के जैसे यहाँ न्यूक्लियस जिसकी सर्च हुई है उसमें प्रोटॉन के जैसे ही एक न्यूट्रल पार्टिकल और है, सब पार्टिकल और है, बोलेंगे उसे हम
पार्टिकल और है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। और ये कैसा है, ये प्रोटॉन की वजन के बराबर है, यानी न्यूट्रॉन का वजन और प्रोटॉन का वजन माने मास दोनों भी एक रहेगा। नाउ नेक्स्ट, देन चार्विक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन द न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन कौन था, न्यूट्रल पार्टिकल था। He bombarded BE ray and P sheet with the highly energetic alpha particle. Highly energetic alpha particle से उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों, रदरफोर्ड का अभी जस्ट इसके बाद ही पढ़ रहे हैं, 2 टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे उन्होंने न्यूट्रॉन की सर्च कर ली बच्चों, तो ये बता दिया कि जो न्यूट्रॉन का मास है ना वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी इन्होंने क्या बताया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। यहाँ न्यूट्रॉन का इससे ज्यादा हमको इस वक्त टॉपिक नहीं पढ़ना, सीधा हम क्वेश्चन पे जाएंगे। कब क्वेश्चन पे जाएंगे, जब यहाँ पर हम एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास को रीड करेंगे। चलिए, मैंने पहले से नोट्स फॉर्म में देना डिसाइड किया आप लोग को, तो मैं नोट्स बना के रखी हूँ और मैं सिंपली उसे एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ताकि लिखने में समय वेस्ट मत हो। आप लोग इसे पॉज दबाइए और लिखते जाइए। चलिए, हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सर्च कर ली। सर्च करते ही हमको पता चलता है कि एक एटम है। लुक इट हियर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये एक एटम है बच्चों। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस नहीं बता रही, बस इतना बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 3 चीजों की सर्च की जा चुकी है, ठीक। अब क्या कहता है, किसी प्रोटॉन को अलग कर रहा है, सेपरेट, पी फर्स्ट, है ना, पी को अलग किया और कहता है कि अगर हम पी की काउंटिंग करते हैं, पी माने हम प्रोटॉन की काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंटिंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पढ़ते हैं, याद करने में आसानी होता है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, जब हम पी की काउंटिंग करते हैं, प्रोटॉन की काउंटिंग को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जहाँ पे हम P और N दोनों को मिला के काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, P का मास काउंटिंग करते हैं, N का मास काउंट करते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियन। यानी न्यूक्लियन के जब हम वजन को काउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मास नंबर। फिर से देखिए, प्रोटॉन को काउंटिंग कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कर रहे हैं मास नंबर, और जब हमारा थर्ड में इसमें इलेक्ट्रॉन भी आके ऐड हो जाता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आके ऐड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, AMU। क्लियर, इसे हम एक्सरसाइज 1 में बना के आए हैं ये मैथ्स को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया तीनों चीजें, क्या पता चला, पहले P, उसके बाद में P प्लस N और तीसरे बार में P प्लस N प्लस E। क्लियर। नाउ क्या होता है, हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन के इक्वल मानते हैं न्यूक्लियस में, इसका सिंबल जेड है। अब हम बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो मैंने P यूज किया हूँ और उसका सिंबल जेड है, तो ये किसके बराबर हो गया, जेड प्लस एन के बराबर हो गया। अगर कभी आपको बोलेगा एटॉमिक नंबर दिया है और साथ में बोल रहा है न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो आप फाइंड करिए मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर देख के डरिएगा नहीं कि वहां पे प्रोटॉन की काउंटिंग है, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन की काउंटिंग है। सेकेंड थिंग, एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि पैरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक नंबर के बेस पे ही और या एटॉमिक नंबर को ही पैरियोडिक टेबल को बनाया गया है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। ठीक, देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक टेबल इज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास, या फिर पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास से बनाया गया। एटॉमिक मास के 3 पॉइंट याद रखिए, पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दूसरा इसे जेड सिंबल से बताते हैं, तीसरा इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बना है। अब आ जाइए मास नंबर पर। मास नंबर क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस में जो सामान है उसको टोटल नाम दिया गया न्यूक्लियन, यानी कि काउंटिंग ऑफ न्यूक्लियन। मास नंबर क्या है बताइए, मास नंबर इज काउंटिंग ऑफ न्यूक्लियन, काउंटिंग ऑफ न्यूक्लियन, ठीक। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा मास नंबर। अब देखिए क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तो सफिशिएंट मास रखते हैं, दोनों भी किसके बराबर मास रखते हैं, 1 AMU के बराबर मास रखते हैं।
लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1800 समथिंग कुछ टाइप्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, दिस इज यू, इसे 1900 के अप्रोक्सीमेट हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम एम होता है, AMU होता है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास मिल जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन का जो कैलकुलेशन होता है या इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। जहां पर हमने 1 AMU लिया है ना बच्चा, तो 1 AMU के बराबर से ये 100 टाइम छोटा स्मॉल होता है ना। यानी कि ये 1 AMU के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, यानी मैक्सिमम टाइम हम एटॉमिक मास और मास नंबर को इक्वल मानते हैं। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हम एटॉमिक मास नंबर और मास नंबर को इक्वल मानते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इट्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन। सिंबल इसका A है और A को हम PNN से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर P इक्वल्स टू Z है अगर, लुक एट हियर, P इक्वल्स टू Z है अगर, तो एटॉमिक तो मास नंबर को एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन भी मानते हैं, ठीक है। ये अभी हम मैथ्स बनाने जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी में हमारा एक एक्सरसाइज में मैथ्स है, उसमें इसको हम यूज करेंगे। एटॉमिक मास नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर हम उसको बोलते हैं जहां पे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मिलाकर जो मास मिलता है उसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। As the mass of electron is very negligible, therefore atomic mass and mass number are sometime equal to this, and MP and MN, this is MN, are equal to 1 AMU. Therefore उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बताइए, हम बोलते हैं मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर। ओके, ये तो हमने फाइंड कर लिया। बिकॉज द एलिमेंट फाउंड इन द नेचर इज आइसोटॉपिकली, कई बार एलिमेंट आइसोटॉपिकली पाया जाता है। आप लोग को पता है कार्बन की कितने आइसोटॉप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, 3 आइसोटॉप्स है ना। तो उस कंडीशन में कार्बन कितना है, ये वाला कार्बन कितना है, ये आई थिंक 98.78% है, ये वाला 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है, और ये बहुत डेसिमल 002% है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एबंडेंस है, एबंडेंस का मतलब होता है वो कितनी मात्रा में इस प्रकृति में पाया जाता है, तो वहां पर हम एबंडेंस लिखते हैं, और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स लिख के उसको 100, और अगर मान लो हमको 1000 से भी मल्टीप्लाइड होता है तो हम 1000 से भी मल्टीप्लाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंट ऑफ एबंडेंस लिखा था, और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स लिखा हुआ था, ठीक है। ये रहा हमारा आज का 3 टॉपिक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास, जिसके ऊपर अभी हम एनसीईआरटी का मैथ्स बनाने वाले। आज का टॉपिक मींस इसके ऊपर अभी हम एनसीईआरटी के मैथ्स बनाने वाले। क्लियर, चलिए हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट मैथ्स ये एग्जांपल से है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 80, दिस इज साइन सिंबल ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो नीचे में दिया है ये कौन है, और ये जो ऊपर में दिया है इसको क्या है, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मैं बोलती हूँ गिवन लिखिए, गिवन इक्वल्स टू 80, 35 बी ब्रोमीन इक्वल्स टू नंबर 1, नंबर 2 मास नंबर इक्वल्स टू 80, प्रोटॉन इक्वल्स टू 35। फिर से एक बार देखिए, मास नंबर इक्वल्स टू 80 बोल रहा है, तो ये कौन हो गया बच्चों, ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये रहा हमारा सेकंड वाला मास नंबर, जहाँ पे A को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों A and P and 35, सॉरी BR, ठीक है। आप इसको बाजू में ऐसा लिख लीजिए, फिर आप लोग के लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आइए, अगर हमको मास नंबर दे दिया है और प्रोटॉन दे दिया है, तो हमको फाइंड किसको करने बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट गिवन क्या है, प्रोटॉन आर
इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ये थ्योरी अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट क्योंकि एटॉमिक मास उसके पहले इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे एनसीईआरटी में, तो हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर 35 इक्वल्स टू 35 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 35 प्रोटॉन दिया है तो 35 हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमने इसको सर्च कर लिए। आइए न्यूट्रॉन को सर्च करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, दैट इज 80 माइनस 35 इक्वल्स टू 45 ओवर। इतना ही था हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट मैथ्स। आइए हम सेकंड मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों मैं एक काम करती हूँ, हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी जो सारे मैथ्स हैं उसको यहाँ पे लिख के रखती हूँ और हम तुरंत ही बनाते जाएंगे। एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन 2.2, दिस इज बच्चों 2.2, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, ठीक है ना। पहला पढ़िए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। क्या क्या दिया बच्चों, लुक इट हियर। पहला दिया है इलेक्ट्रॉन 18, ये रहा 18, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन दिया है 16, ठीक है, ओके। हम न्यूक्लियस कैसे लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं न्यूक्लियस में ऊपर में लिखते हैं मास नंबर और नीचे में लिखते हैं प्रोटॉन, और ये रहा हमारा क्या बोलना चाहिए, सिंबल। क्लियर है? हाँ क्लियर, हमको यही करना है ना। और हम मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? लुक इट हियर, मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, ठीक। तो हमने क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड करना है। राइट डाउन, मास नंबर इक्वल्स टू P प्लस N इक्वल्स टू 16 प्लस 16, दैट इज 32, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन क्या हेल्प करता है हमको, प्रोटॉन कहाँ पे हेल्प करता है हमको, इसको पेरियोडिक टेबल में बताने में हेल्प करता है। तो अगर प्रोटॉन यहाँ पर 16 है बच्चों, तो ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, ये ग्रुप 16 पीरियड 3 में, ठीक है, पेरियोडिकल 3 में, नॉट प्रोटॉन, दिस इज फॉर पीरियड। तो अब बताइए बच्चों ये कौन है, ये सीधी सी बात है, ये हो गया सल्फर, है ना। तो हमने क्या लिख दिया इसको 32, ये रहा बच्चों न्यूक्लियस 32 अपॉन 16 एंड दिस इज नोन एज सल्फर। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये था हमारा गिवन, ये था गिवन, ठीक। और ये था मास नंबर जो हमने फॉर्मूला लिखे बच्चों, और थर्ड था हमने इसको फाइंड किया, ये रहा हमारा थर्ड स्टेप कि हमने सल्फर को फाइंड किया। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। क्लियर, आप लोग को समझ रहे हैं? फर्स्ट आंसर हमने क्या किया, न्यूक्लियाई को फाइंड किया बच्चों मास नंबर और प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की वजह से हम एटॉमिक पीरियोडिक टेबल फाइंड करते हैं। तो हमने प्रोटॉन की वजह से ढूंढा कि अगर यहाँ पर 16 है तो किस नंबर पे है, अभी फिलहाल ये ग्रुप नंबर 16 में, फिलहाल ये ग्रुप नंबर 16 में है, और ये कौन से पीरियड पे, पीरियड नंबर 3 पे है। जब हम इसको पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया कि ये जो सारी चीजें दी हुई है ये है सल्फर की, क्लियर। हमने प्रोटॉन बता दिया बच्चों, इसमें प्रोटॉन इतना है, हमने बता दिया कि अगर मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, बट अभी इस वक्त हमको कुछ भी नहीं पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, हमको क्या पूछ रहा है, असाइन टू प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीशीज। अब देखिए यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर था प्रोटॉन, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंसेस है, 2 का डिफरेंसेस है। अगर हम वैलेंसीज पढ़ने जाएंगे और हमको कहीं पे डिफरेंसेस मिलता है, इट मीन्स क्या हो गया कि वहां पर कुछ तो है जो या तो फिर लिया गया इलेक्ट्रॉन है या फिर दिया गया इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर एक एनायन ज्यादा है। तो राइट डाउन, इसको हम लिखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, ओके। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर then it has two number of electrons more than number of proton, that is 18 minus 16 equals to 2। अगर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चों,
ये ज्यादा हो गया, इज इट? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एनायंस, है ना? 2 एनायंस फाउंड, 2 एनायंस मिले। देयरफॉर क्या आपका न्यूक्लियस यहाँ पे बैलेंस है? ये जो हमने न्यूक्लियस फाइंड किया, वेयर इज आवर न्यूक्लियस? दिस इज, क्या ये न्यूक्लियस बैलेंस है? नहीं बच्चों, ये न्यूक्लियस बैलेंस नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों? ये वाला जो न्यूक्लियस है ये क्या हो गया? प्लस यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। तो आइए उसको लिख देते हैं हम, दैट इज 32 16 सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। क्लियर? क्लियर? मैथ्स आप लोगों को समझ में आया? हमको क्या पढ़ना है बच्चों? हमको पढ़ना है यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इक्वल पढ़ना था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हमको इक्वल नंबर पढ़ना था। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ गड़बड़ हो रही है, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, लिया गया है, उसको चेक करना है हमको। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई चीज अगर हमको दिया है तो बच्चों हम उसको बोल देते हैं सिंबल, ठीक है? सिंबल किसका दिया है हमको? हमको सिंबल दिया है कार्बन, ठीक। फिर से एक बार बोलूंगी, ऊपर में लिखिए मास नंबर, नीचे में लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसको बोलते हैं ओनली प्रोटॉन। और ये रहा हमारा एटम सी, और ये किसका हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे न्यूक्लियस, NEUCLEUS, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी कोई रोल नहीं रख रहा है। ओके, चलिए क्या बोल रहा है बच्चों? ये हमको 13 बोल रहा है और ये 16 बोल रहा है। क्या यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए? चेक करेंगे क्या कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ नंबर में मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाता हमको, तब उस समय हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखते। इस समय कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिंपल हमको क्या बता रहा है? इनका टोटल मास नंबर बता रहा है। ये बताओ, ये देखो, ये दिखा रहा है मास नंबर बता रहा है, टोटल न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और टोटल प्रोटॉन बता रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं बच्चों, मास नंबर इक्वल्स टू 13, प्रोटॉन इक्वल्स टू 6। अगर मान लो हमको इसमें क्वेश्चन में न्यूट्रॉन भी इस क्वेश्चन में मान लो हमको न्यूट्रॉन ढूंढने बोलेगा, ठीक है? अगर हमको न्यूट्रॉन सर्च करने बोलता है बच्चों, तो तुरंत ही 13 - 6 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन 7। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करने बोलेगा तो इक्वल्स टू लिख दीजिए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्लियर है? फर्स्ट वाला क्लियर हुआ आप लोग को? हमने सारी चीजें उठाकर लिख दिया, हमने सारी चीजें उठाकर लिख दिया इसमें, ठीक है? हालांकि हमको बोल रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, हमने न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर लिया, हमने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन 1680। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मास नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल, और यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है? हमारा सिंबल एटम्स, एटम का सिंबल। क्लियर? चलिए लिख दीजिए इसको, मास नंबर इक्वल्स टू 16, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन, और ये कौन है बच्चों? P+N, ठीक है? ओके, तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, NEUTRONS, न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर 16 - 8 इक्वल्स टू 8 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम 24 अपॉन 12 मैग्नीशियम, सेम सिंबल लगा दीजिए, राइट डाउन। प्रोटॉन जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए प्रोटॉन 12, मास नंबर इक्वल्स टू 24। हमारा फॉर्मूला क्या है? मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A - Z
A minus Z equals to 24 minus 12 equals to 24. Therefore, number of neutrons. Next question. Ferrous, iron, 56 up and 26, iron 56. चलिए, राइट डाउन मास नंबर को किससे लिख रहे हैं हम? A से लिख रहे हैं. A इक्वल्स टू 56, Z इक्वल्स टू 26, A माइनस Z इक्वल्स टू न्यूट्रॉन. Therefore 56 minus 26 equals to 6 minus 6 is 0 and 5 minus 6 O. न्यूट्रॉन इतना डिफरेंस बता रहा है बच्चों यहाँ पर. चलिए, SR is known as strontium बच्चों. 88, 38 and this is strontium. Write down. मास नंबर को हम लिखते हैं A से. A equals to 88. एटॉमिक नंबर को लिखते हैं Z से. दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. 38. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 8. A माइनस Z इक्वल्स टू 88 माइनस 38. 8 माइनस 8 इज 0. ओ, इतना डिफरेंस. चलिए, कोई नहीं, हमको न्यूट्रॉन फाइंड करना है. हमको जो चीज फाइंड करने के लिए बोला हमने वो चीज फाइंड करके दिखा दिया. और तो कुछ फाइंड नहीं करना था ना बच्चों. हमको क्या फाइंड करना था? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर. हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बता दिए. फिर से एक बार, ये एटॉमिक मास था. नंबर 2, एटॉमिक मास क्या था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का काउंटिंग था. यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं है. इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं करना है. ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.4. ठीक है. राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर. आपको एटॉमिक नंबर दिया है बच्चों और एटॉमिक मास दे दिया. लुक इट हियर, Z70, A35. हमको क्या लिखना है ऊपर में? हमको लिखना है मास, दैट इज A अपॉन Z, और यहाँ पे लिखना है हमको 7. ठीक है. नाउ हमारा फर्स्ट जो नंबर है बच्चों, जिसका एटॉमिक मास 35 है, दैट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन. ठीक है. तो हम इसको लिख देते हैं 35 एंड 70. फर्स्ट. सेकंड फाइंड करिए. सेकंड क्या है? सेम टू सेम 233 एंड दैट इज Z. Z क्या है बच्चों? 92. 233 है ना बच्चों, ये जनरली बहुत बार पूछा गया है. दैट इज यूरेनियम. ठीक. दैट इज यूरेनियम. ठीक है. नाउ थर्ड, जहां पे Z4 है और एटॉमिक नंबर 9 है, 9 और Z4. ओके, ये 4 है बच्चों, ये है अल्काली ग्रुप, बेरिलियम. ठीक है. ओवर. बहुत इजी था हमारा क्वेश्चन. चलिए, हम अब पढ़ते हैं बच्चों आइसोटॉप्स और आइसोबार्स. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है. अभी हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं बताइए? आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम्स पढ़ रहे हैं ना. यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं है. हमारा बेसिक क्या पढ़ा है, स्टडी हो रहा है. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कितने नंबर है? सपोज अगर न्यूट्रॉन के नंबर चेंज हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 है, मान के चलो हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो ये है हमारे पास में प्रोटियम. इसका नाम हो गया प्रोटियम. ठीक है. बट अगर हमारे पास में न्यूट्रॉन 2 हो गया तो इसका नाम चेंज हो गया. ये हो गया बच्चों ड्यूट्रियम. ठीक है. ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम. और अगर यही न्यूट्रॉन चेंज होके 2 हो रहा है और प्रोटॉन बच्चों इसमें चेंज हो रहा था, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, इसमें 2 प्रोटॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन 1 है. ठीक है. इसमें अगर 2 प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन 1 हो गया तो ये हो गया ट्रिटियम. ठीक. यानी चेंजेस कहाँ दिख रही है? न्यूक्लियस में. और किस चीज में? न्यूक्लियॉन्स में. किस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनते हैं?
P प्लस D को N को हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पढ़े हम, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रियॉन्स बोलते हैं ना। तो न्यूट्रॉन्स में चेंजेस की वजह से आइसोटॉप्स बनते हैं, न्यूट्रियॉन के चेंजेस के कारण आइसोटॉप्स बनते हैं। क्लियर है? किसमें चेंजेस आ रहा है? न्यूट्रियॉन्स में। बेसिकली न्यूट्रॉन्स में ही चेंज आता है, न्यूक्लियॉन्स में चेंज आता है। चलिए, isotopes are different atoms of same elements, they have same atomic number but different atomic mass। यानी कि Z जो है वो लगभग सभी में सेम मिलेगा बच्चों, और A जो है वो डिफरेंट मिलेगा। A डिफरेंट किसके कारण मिल रहा है? A डिफरेंट मिल रहा है इसके कारण। क्लियर? चलिए, हाइड्रोजन के 3 हमको मिले हैं आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अबंडेंस किसको बोलते हैं बच्चों? प्रकृति में कितना पाया जाता है। तो जो 1/1 प्रोटियम है वो 99.9% पाया जाता है बच्चों, और बचा वाला भाग इतना पाया जाता है। और ट्रिटियम बच्चों अस्तित्व में है, जिसे ढूंढा जा चुका है, बट वो कितना परसेंट है अर्थ में उसे अभी नहीं पता है। चलिए हम करते हैं आइसोटॉप्स का कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे। क्या होता है बच्चों इसमें, उसी को बता दीजिए। एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर एक जैसा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, लुक इट हियर, यहाँ पर जो प्रोटॉन है और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों भी सेम रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है किसी में भी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ से होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन और वैलेंसीज, और अभी हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं उसकी वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के कारण ही केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है वो सेम रहती है, और क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स की प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण हम फिजिकली तो इनको सेपरेट कर सकते हैं बट केमिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? क्या होता है न्यूक्लियस में मास नंबर जब हम फाइंड करने जाते हैं तो जो न्यूट्रॉन्स है उसमें डिफरेंसेस होने के कारण उसका फिजिकली प्रॉपर्टी अलग अलग मिलता है। कुछ रेडियो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, कुछ नॉर्मली फॉर्म में अर्थ में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे मिल गई हमको। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है तो केमिकली इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, या फिर दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, इसका सेपरेशन पढ़ लिया। आइए थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत सारी जगहों पे बच्चों क्या होता ये है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट होने के कारण, मतलब न्यूट्रॉन्स का अलग अलग नंबर होने के कारण, अगर 2 न्यूट्रॉन है या फिर 3 न्यूट्रॉन है तो इसके डिफरेंसेस के कारण न्यूक्लियर का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। न्यूक्लियर की कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होने के कारण वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल है और अनस्टेबल है ये यहाँ पे तय हो जाता है। तो कार्बन का अगर हम C12 लेते हैं बच्चों तो कार्बन हमारा स्टेबल है, और C14 लेते हैं तो वो आइसोटॉप और वो रेडियो एक्टिव है। C14 आइसोटॉप्स है, दैट्स ट्रू, आइसोटॉप्स है। नाउ लाइटर आइसोटॉप्स आर मोर एक्टिव। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाला आइसोटॉप मोर एक्टिव है, ये वाला आइसोटॉप मोर एक्टिव है। लाइटर वेट कैसे पता चलेगा? मास नंबर से। क्लियर? हमारी आइसोटॉप्स की सारी प्रॉपर्टीज है, नोट डाउन करिए। इसके बाद हम कर रहे हैं आइसोबार। आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक से बच्चों ये, इसके बाद में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द पार्ट। ओके, चलिए आइसोबार्स किसको बोलते हैं बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था आइसोटॉप। आइसोटॉप में हमने क्या देखा था? मास जो है सेंटर में, क्या देखा? सेंटर में जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियॉन में डिफरेंसेस पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ा है देखिए, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर मास, यानी ये जो है किसी भी एटम्स का, 2 एटम है, दोनों का 2 डिफरेंट एटम्स है बच्चों, ये 2 डिफरेंट एटम्स है। इन दोनों डिफरेंट एटम का मास नंबर सेम रहेगा, सेम का नहीं रहेगा। आइसोटॉप में हमने क्या पढ़ा था? सेम एटम पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट एटम्स। क्लियर? अभी भी हम न्यूक्लियस ही रीड कर रहे हैं। वो न्यूक्लियस किसका था? सेम एटम्स का था। ये न्यूक्लियस किसका है? डिफरेंट एटम्स का है। चलिए, आर नोन एज आइसोबार्स। यहाँ पे देखिए
हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस में इसका मास नंबर 3 है, इसका मास नंबर, हीलियम का मास नंबर 3 है, ठीक है। ऑर्गन का देखिए, यहाँ पे ऑर्गन का मास नंबर 40 है, कैल्शियम का मास नंबर 40 है, कार्बन का मास नंबर 14 है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है। यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। क्लियर। अब नेचुरली मास नंबर सेम है तो इसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग सी निकलेगी। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस इसके डिफरेंट है, क्या क्या सॉरी इसके न्यूक्लियस सेम रहेंगे, क्योंकि इसके न्यूक्लियस सेम है बट इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। सेकंड क्या हो जाएगा, इनकी सबकी, ये दोनों देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी बताएगा, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बताएगा। यानी कि इनकी फिजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जो है तीनों भी अलग रहेगी। और सीधी सी बात है, कार्बन अपने पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह पे रहेगा और ये वाला नाइट्रोजन अपने पीरियोडिक टेबल पे अपनी जगह पे रहेगा। राइट डाउन द ऑल पॉइंट्स। क्या लिख रहे हैं हम कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन अपनी अलग अलग रहेगी, दोनों सेम नहीं रहेंगे। तीसरा हम क्या बता रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी। चौथा हम क्या बोल रहे हैं, इनका सिर्फ क्या चीज सेम है, मास नंबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और सेम नहीं रहेंगे इनमें, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग आइसोटोन्स। अभी भी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियस में अब हम पी को हटा देते हैं, हम ई को हटा देते हैं और हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन्स। जब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स की नंबर सेम रहेगी उनको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक। एक बार कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं। दिस इज आइसोबार, सेम एटम, ठीक है, सॉरी आइसोटॉप, सेम एटम। दिस इज आइसोबार, different atom, same mass. This is isotone, same neutron number. Over. आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया? डिफरेंसेस समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन दिस वन। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में सेकंड वाले को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का 1 ग्राम में फाइंड करना है। सीधी सी बात है, हमको जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था तो किस में बताया गया था, केजी में बताया गया था। आइए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻³ kg। हम आ जाते हैं अपने यूनिटरी मेथड में। किस में आ रहे हैं हम आ रहे हैं अपने यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप लोग को याद है, यूनिटरी मेथड क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे जैसे हम मान लो 12 एप्पल्स कॉस्ट इक्वल्स टू 15, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। यानी कि एप्पल के नीचे एप्पल रखना और कॉस्ट के नीचे कॉस्ट रखना, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो हम इसको थोड़ा सा उलट देते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, 1 ग्राम का फाइंड करना है। हम इसको इधर ले आते हैं। राइट डाउन 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻³ kg इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अभी हमको फाइंड किसको करना है इसमें, देयरफॉर फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम में फाइंड करना है। बट यहाँ पे हमको केजी दिया हुआ है, तो आइए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 ग्राम को केजी में। 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे या केजी को 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो हम इसको यहीं पे मैथ्स बनाते हुए कन्वर्ट करते हैं। अब जब हम यूनिटरी मेथड करते हैं बच्चों, दिस इज अवर न्यूमरेटर एंड दिस इज अवर डेनोमिनेटर। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻³ kg। अगर ये kg में है तो हमको इसको ग्राम को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये वापस से बन रहा है हमारा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, 1 ग्राम बन रहा है। तो अगर मुझे इस 1 ग्राम को चेंज करना तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यानी कि ये हो जाएगा 10⁻³ क्या बन गया बच्चों, 10⁻³ kg। यही बन गया ना, इज इट। अभी kg से kg कैंसिल हो गया और ये वाला नंबर जब ऊपर इसके पास में गया तो ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, सबट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 9.11 को 9.11 से डिवाइड करते हैं।
तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर निकालिए और आंसर लिखिए। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ 10⁻⁻31 बन गया +31, क्योंकि ऊपर रह गया और इसमें हो गया -3, दैट इज, इसको लिखिए कैलकुलेटर से 1.098, दैट इज 10⁻27। ये मिल गया बच्चों हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस में मिल गया बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिला? 1 ग्राम। क्लियर? ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल किसको बोलते हैं बच्चों? ये रहा हमारे पास में एटम, ये रहा हमारे पास में मॉलिक्यूल्स, किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट। मॉलिक्यूल को तो बोलने की जरूरत नहीं, और ठीक है, इसकी काउंटिंग के लिए मैंने आप लोग को पिछले बार बताया था, जहां कहीं पर भी 1 मोल आता है, 1 मोल आता है, तो इसकी काउंटिंग के लिए इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 मोल मॉलिक्यूल्स में, 1 मोल एटम से 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? हमको ये फाइंड किससे करना था? ये फाइंड करना था हमको एवोगैड्रो से। ठीक, जहां कहीं पर भी 1 मोल आया तो 1 मोल को क्या कर देंगे आप? एवोगैड्रो नंबर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल नंबर, क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, राइट डाउन 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻31, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻3। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेटर निकालिए बच्चों और फास्ट कैलकुलेट में लिख दीजिए, क्योंकि ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो 10 की पावर को तो हम यहीं पे मैनेज कर सकते हैं, दैट इज -31 प्लस 23, कितना हो गया बच्चों? 31 माइनस 23, दैट इज 8 -8। इसको आप लोग दोनों को कैलकुलेटर से निकाल के कैलकुलेट 5.486, क्योंकि यहाँ पर हमको सिग्निफिकेंट वैल्यू लेना था बच्चों, और ये आ रहा था हमारे पास में 54 नंबर, ये हमारा 54 आ रहा था। सिग्निफिकेंट वैल्यू लेने की वजह से ये हो गया एक डिजिट का। चलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है बच्चों? कैलकुलेट द मास। हमने मास कैलकुलेट कर लिया, अब हम कर रहे हैं चार्ज ऑफ 1 मोल। चार्ज कितना है बच्चों इलेक्ट्रॉन पे? लिख दीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, (1.602 मल्टीप्लाइड 10⁻19 -19। ठीक है, नाउ ये चार्ज हो गया बच्चों, और हमको फाइंड किस में करना है? 1 मोल में फाइंड करना, सीधी सी बात है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल बोल रहे हैं तो 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। 1 मोल माने एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। फाइंड कर लीजिए, दिस इज 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 मल्टीप्लाइड 1.602 मल्टीप्लाइड 10⁻19 10⁻23 -19। इसको आप कैलकुलेटर से निकालिए बच्चों, 9.65 मल्टीप्लाइड 10⁻4। चार्ज बोल रहा बच्चों, दैट इज कूलम्ब। ओवर यहाँ पे मास बोल रहा था, हमने किस में मास फाइंड किया है? केजी में फाइंड किया है ना, दैट इज केजी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने 3 स्टेप में बना लिया। चलिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। नंबर 1 2.2 का फर्स्ट बच्चों, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम 1 मोल मीथेन, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोल रहा है बच्चों मीथेन, मीथेन लिख लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब देखिए हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स है 4, सॉरी C। कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए C। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, अब लिखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर दिया है, देयरफॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब बताइए CH4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो टोटल हो गए हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स। आ जाइए, हमने पता कर लिया मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, 1 मोल ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स। राइट डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितना, सीधी सी बात है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। क्या है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीथेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीथेन of 1 mole equals to 10 multiplied 6.022 multiplied 10⁻23। therefore ये 10 इसके पास चला गया बच्चों, 6.022 multiplied 10⁻24। क्लियर, दिस इज अवर फर्स्ट। राइट डाउन बच्चों, मैं इसे मिटाऊंगी क्योंकि यहां से मुझे इधर बनाने के लिए आना पड़ेगा। नाउ अवर सेकंड नंबर, फाइंड टोटल नंबर, किस चीज का बच्चों, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स ऑफ 14 कार्बन। ठीक ना, जहां पे न्यूट्रॉन का हमको मास दे रहा है। क्लियर है, ये हमारे क्वेश्चन में है गिवन मास बच्चों, इसे हमने बाहर से नहीं लाया है। तो जो चीज हमको दिया है आइए हम उसको करते हैं। किसमें, C14 में। देयरफॉर 14 माइनस प्रोटॉन कितना है बच्चों, इसमें 6 है ना, C कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो कितना हो गया ये बताइए, दैट इज 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको मिल गए। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमको बोल रहा है बच्चों 7 मिलीग्राम। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ विच C14 have number of atoms equals to Avogadro number, ठीक है। बच्चों मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखती हूँ, एज द मास नंबर इक्वल्स टू 14, ये वाला मास नंबर है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 14 ग्राम हैव डैश न्यूट्रॉन्स। अब हम ऐसा फाइंड करते हैं ताकि हमको समझ में आएगा। ठीक है, और सीधी सी बात है, यहाँ पे ग्राम दिया है और यहाँ पर बच्चों मिलीग्राम दिया है बच्चों, तो हम इसको क्या करते, कन्वर्ट कर देते, इसको कर देते 14,000 मिलीग्राम है। अब ये न्यूट्रॉन्स हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हमको एवोगैड्रो मिल गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर्स मिल गए, तो आइए फाइंड करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 अपॉन 14,000 मिलीग्राम। कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करना इसको चालू करिए। 2.4088 मल्टीप्लाइड 10⁻21। दिस इज बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
Find the total number and the total mass of proton in 34 milligram of NH3 at STP. सेम क्वेश्चन है बच्चों, जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, न्यूट्रॉन फाइंड किया, सेम क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है बच्चों कि टेम्परेचर और प्रेशर को स्टेबल किया गया है ना, चेंज नहीं कर रहा है। इसका बी पार्ट बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ओके। हमको न्यूट्रॉन का मास दे दिया बच्चों, लुक एट हियर, ये हमको मास दे दिया है और हमको यहाँ पर न्यूट्रॉन्स नंबर मिल गया, तो फाइंड कर लीजिए 2.4088 मल्टीप्लाइड 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाय 1.675 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27। इसको कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करिए बच्चों। 4.347 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6। चलिए हमारा को पार्ट 2, पार्ट 3। Find the total number and the total mass of proton in 34 milligram of NH3 at STP. Okay, 1 mole of NH3 कितना है बच्चों? नाइट्रोजन का है 14 और हाइड्रोजन का 3 दिया है, दैट इज 17 ग्राम, ठीक है। ओके, ये हो गया। सेकेंड थिंग हमको क्या देखना है? नाइट्रोजन का हम पढ़ रहे हैं ना, है ना, और क्या देखना है हमको उसमें? एवोगैड्रो लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में हमेशा कितना मॉलिक्यूल्स रहता है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर रहता है ना, दैट इज 10⁻⁻+23 प्रोटॉन इन अमोनिया NH3। यहाँ पे 14 दिया बच्चों, सीधी सी बात है 7 + 1 = 8, है ना। 3 हाइड्रोजन का 3 आ गया, therefore 10। 1 mole NH3 have number of proton equals to 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 मल्टीप्लाइड 10। ये वाले 10 की पावर यहाँ पर चढ़ गई बच्चों, दैट इज नोन एज, अच्छा 23 मल्टीप्लाइड 10, 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻24 ओवर। चलिए मैं इस पोर्शन को मिटा रही हूँ। नेक्स्ट इसका क्या बोल रहा है हमको? फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो 34 मिलीग्राम बोल रहा है, उसका फाइंड करते हैं। 34 मिलीग्राम अमोनिया कंटेन्स प्रोटॉन, contain proton equals to 6.022 multiplied 10⁻23 multiplied 34 मिलीग्राम अपॉन 17। 17 हमको एक ग्राम मिला बच्चों, ठीक है। अब इस मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 0.034। कैलकुलेटर निकाल के एक बार फिर से कैलकुलेट करिए एंड दैट इज योर आंसर। 1.2044 मल्टीप्लाइड 10⁻22। व्हाट इज दिस बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। नेक्स्ट हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लिया बच्चों, अब हमको फाइंड करना टोटल मास। Mass of proton equals to 1.67 multiplied 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया हमको, ठीक है। हमको ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, जल्दी से फाइंड करते हैं। राइट ऑन 1.2044 multiplied 10⁻22 proton multiplied 1.67 multiplied 10⁻27 and find the answer 2.0145 multiplied 10⁻⁻5 kg. Over. Have a nice day. Enjoy your chemistry subject.